Hello students, welcome back. Here we are going to talk about class 11th chapter number 2, structure of atom. Okay, and in this part we will have discussed on topic atomic spectrum of hydrogen. As we know from Bohr's model that any electron can jump from one energy level to another energy level, means from lower energy level to higher energy level by absorbing some energy or emitting some energy, and these energies are quantized and have some frequency. Here we have a formula En equals 1 minus 1 by 4 pi epsilon naught whole square into 2 pi m is e power 4 n square h square. Okay, this one, and this is little different from the energy given in previous video, that was minus 13.6 z square upon n square. It is slightly different. This energy was in electron volt and this energy is in joule per atom. Only little difference of constants and units. Okay, तो हम अभी क्या करें कि हम n की जगह पर, इस n की जगह पे n1 रख दें एक बार और एक बार n2 रख के इस वैल्यू को अगर अरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा E जो कि डिफरेंस है En2 माइनस En1 में इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई पावर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. It will be here 1 minus n2 square. Okay, ये फार्मूला मिल जाएगा हमें. तो अगर हम इस फार्मूले में इस डेल्टा E की जगह पर एच न्यू रख दें, इसको कुछ देर के लिए आप इग्नोर कीजिए कि डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू हो जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन या इमिट करता है वो क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स्ड होता है, और वो एच न्यू के इक्वल टू होता है. तो और न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा रख दें, यानी कि एच सी अपॉन लैम्डा. ओके, और यहां से क्या हमें मिलेगा, यानी कि इस फार्मूले के इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू ये फार्मूला हमें मिल जाएगा. एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू ये फार्मूला मिल जाएगा. अब हम क्या करें, इस एच सी को भी इस साइड में ट्रांसफर करते हैं. तो उस साइड में ट्रांसफर करने पर क्या हो जाएगा, ये एच क्यूब हो जाएगा और सी मिल जाएगा. ठीक, तो इसको जब ये सारे देखोगे आप तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट्स हैं. इन कांस्टेंट को अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू रख दिया जाए तो एक वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू द, हियर यू कैन सी 1.09675 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स. उस सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा. और इस वैल्यू को हम एक कांस्टेंट R से रिप्रेजेंट करते हैं. हम उस वैल्यू को कांस्टेंट R से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट. अब ये रिडबर्ग कांस्टेंट कौन है भाई, रिडबर्ग दरअसल इस एनालिसिस को, इस कैलकुलेशन को, ये फार्मूला कौन दिया था, रिडबर्ग ने दिया था. तो दिस इज व्हाई दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट. ओके, और यहां से हमें क्या होगा, हमें जो स्पेक्ट्रम लाइंस ऑब्टेन्ड होंगी. अब स्पेक्ट्रम लाइंस कैसे ऑब्टेन होगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो एनर्जी अपनी कुछ इमिट करेगा. वही एनर्जी जो उसी एनर्जी का जब स्टडी हम स्पेक्ट्रोमीटर में करेंगे तो हमें स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेंगी. तो उस स्पेक्ट्रम लाइंस की जो वेवलेंथ होगी वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा, या फिर हम इसको न्यू बार के फॉर्म में लिख के वेव नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक ना, ये इक्वल टू होता है न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. तो यहां से हमें फ्रीक्वेंसी या फिर वेव नंबर और या फिर वेव लेंथ में मिल जाएगा. ओके, इस फार्मूले से. ओके, अब देखते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सब स्टडी किया था कि
हाइड्रोजन के ऑर्बिट में कितनी होगी। तो वहां पर वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिए थे, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहां पर भी वही ले रहा हूं। ठीक, तो यहां पर देखोगे कि ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये क्या है, एनर्जी लेवल फर्स्ट, यानी कि कह सकते हो ये एक तरीके से के शेल है, ये एल सेल है, ये एम है, और ये एन है, ये ओ, और सो ऑन, आगे डॉट 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 तक इनफाइनाइट इधर एनर्जी लेवल्स ऊपर हो सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट किसी भी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोग हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की स्टडी कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में क्या होगा कि फर्स्ट एनर्जी लेवल जो होगा, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसी तरह जो सेकंड ऑर्बिट होता है, सेकंड एनर्जी लेवल होता है, उसकी जो एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। थर्ड एनर्जी जो लेवल होता है उसका जो एनर्जी होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी तरह जो फोर्थ होता है वो उसका वैल्यू होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, ये 4 एनर्जी लेवल्स के एनर्जी है। ओके, अच्छा यहां पर अगर आप स्क्रीन पे गौर कर रहे होगे तो यहां पर ये देखोगे कि ये जो गैप है वो ज्यादा है, ये गैप जो है थोड़ा सा कम है, ये गैप थोड़ा सा और कम है, यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे ये जो गैपिंग होगी बिटवीन द एनर्जी लेवल्स वो थोड़ा सा कम होती जाएंगी। क्यों कम होती जाएंगी, आप इसको यहां से देख सकते हो। तो ये कैसे देखोगे, ये देखो, ये दरअसल एनर्जी गैप डेल्टा ई ही तो है, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 जब हो जाएगा तो E2 का एनर्जी लेवल -3.4 और E1 कितना है -13.6। तो जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा जो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिमिलरली जो एनर्जी गैप होगा E2 और E3 के बीच में वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो हो जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अच्छा, ये सब वैल्यूज ना कहीं और देखोगे तब दूसरी हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो जूल पर एटम में हो सकती है, और ये हम जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक ना, सिमिलरली ये डिफरेंस और कम होता जाएगा इधर के लिए। ओके, अब देखो यहां पर मान लो हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में कितना सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर हम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें तो ये ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी यानी कि दूसरे एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। अच्छा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम इसको 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दें या कुछ और वैल्यूज दें तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो एनर्जी देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नहीं मैच करेगी, क्वांटाइज्ड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। ठीक फिर जब इसको वापस आना होगा यहां से, तो फिर ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी इमिट करेगा, इससे कम नहीं करेगा, न इससे ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा। जितना इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का गैप होगा सिर्फ उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। ओके, यानी कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से 2 में सेकेंड एनर्जी लेवल में ले जाना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी सप्लाई करनी होगी। फिर इसी तरह आगे के लिए जितनी एनर्जी हमें 2 एनर्जी लेवल के बीच की गैप होगी उतनी एनर्जी हम देंगे तभी वो जाएगा, अदरवाइज हम कुछ दूसरी वैल्यूज देंगे तो वो उतना इमिट नहीं कर पाएगा एनर्जी, यानी कि जब से यहां पहुंच गया तो ये जैसे इमिट नहीं कर पाएगा। ओके, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के जब ये हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, कोई 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 इलेक्ट्रॉन मान लो किसी केस में, तो क्या होगा, ये जो इतने भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल्स में हैं इनके पास ये चॉइस है कि वो कहां पर आ जाएं, कहां पर मतलब किस एनर्जी लेवल में वो वापस आए। जैसे इस इलेक्ट्रॉन के पास ये चॉइस है कि वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में वापस आता है कि सेकेंड एनर्जी में कि थर्ड में, मतलब ऊपर से किस में वो आता है। ओके, यानी कि यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। ओके, तो ये डिफरेंट मतलब, और जहां पर भी जैसे यहां पर आएगा फर्स्ट मान लो ये कंडीशन, तो वहां पर वो डिफरेंट एनर्जी लेवल शो करेगा, डिफरेंट एनर्जी या कह सकते हैं हम डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइन शो करेगा। अगर यहां पर आएगा तो वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम शो करेगा, यहां पर आएगा जो इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी कुछ इमिट करता रहेगा ना इन तीनों केसेस में, तो वो अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन शो करेगा। तो इसके लिए आप ये देखो नेक्स्ट स्लाइड,
एक बार जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा, तो वहां पर वो सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ही रुकेगा। उसके बाद उसको नीचे यानी कि लोअर एनर्जी लेवल्स में वापस आना ही आना है। तो जो ऊपर चला गया उसके पास चॉइस है, किसी भी एनर्जी लेवल में वो आ सकता है। तो सबसे पहले जो स्टडी किया गया वो बाल्मर सीरीज की लाइंस का स्टडी किया गया, जो कि विजिबल रेंज में है और इसको हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल्स में गए थे, यानी कि ग्राउंड लेवल, यानी कि सिर्फ एनर्जी लेवल 2 को छोड़ के किसी अदर एनर्जी लेवल्स में वो चले गए थे, तो वहां से वो जब इस एनर्जी यानी कि E2 में वापस आ रहे थे तो कुछ एनर्जी इमिट करेंगे। अब वो जो एनर्जी इमिट करेंगे वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइन देगा। अच्छा, आप एक यहाँ पर कंफ्यूजन और आपको हो सकता है कि सर ऐसा है कि हाइड्रोजन में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइन्स कैसे देंगे, डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइन कैसे देंगे? तो इसका आंसर ये है कि अगर जब हम जब इसका स्टडी स्पेक्ट्रोमीटर में किया गया तो वहां पर जो डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस रखी गई उसके ढेर सारे एटम्स थे वहां पर, और जब इस पे एक पार्टिकुलर मतलब जब इस पे एनर्जी दी गई, जब इस पे कुछ एनर्जी दी गई तो डिफरेंट एनर्जी जो एटम्स थे, डिफरेंट एटम्स वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी को एक्सेप्ट किए या एब्जॉर्ब किए। समझना इस बात को, डिफरेंट एटम्स डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब किए और फिर हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गए। तो जब वो वापस आएंगे वहां से हायर से लोअर में, तो वो जो जिस वेवलेंथ जिस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इमिट एक्सेप्ट किए होंगे उसी की इमिट करेंगे। तो ये डिफरेंट एटम्स, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स का स्पेक्ट्रम लाइन है। एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्पेक्ट्रम दे सकता है एट अ टाइम। ओके, तो अब देखो यहां पर कि जो लाइन ये हम देख रहे हैं यहां पर, ये तो जो इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में वापस आए फ्रॉम हायर टू लोअर, इसके ऊपर ये इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इनफाइनाइट से आ सकता है यहां पर, ठीक ना। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है नॉर्मली। तो यहां पर जब ये सेकंड में आए तो इनको हमने बाल्मर सीरीज कहा, और ये विजिबल रेंज में हुए, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इन रेडिएशंस की दैट विल बी द 920 to 1200 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक, अभी हम इसको अलग से भी देखेंगे। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में वापस आए, चाहे 7th से यहां देख रहे हो फर्स्ट में, यहां 6 से फर्स्ट, ये 6 से यहां फर्स्ट में आ रहा है, ये 5th से फर्स्ट में, ये 4th से फर्स्ट, ये 3rd से फर्स्ट, 2nd से फर्स्ट, 1 से फर्स्ट, इन सब में एनर्जी लेवल में ये आ रहे हैं। तो इनकी इन सबकी भी जो वेवलेंथ होगी वो डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, और ये जो सीरीज होगी ऑब्टेन होगी इसको हम लोग यूवी रीजन में देख सकते हैं, यानी कि हमें नेक्ड आई या हम नॉर्मली इसको नहीं देख सकते, यूवी रेंज में इसको देखा जा सकता है। और इन लाइंस को लाइमन सीरीज की लाइन कहा गया, इन सीरीज को क्या कहा गया, लाइमन सीरीज की लाइन कहा गया। और जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज फ्रॉम 4000 to 6500 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में वापस आ रहे हैं, ये E2 ये E1, तो ये थर्ड में जो वापस आएंगे इनको हम पास्टन सीरीज की स्पेक्ट्रम लाइंस कहेंगे। ठीक है, इसको पास्टन ने स्टडी किया, पास्टन ने बताया। और ये जो लाइंस हैं वो IR लिखा हुआ है, इसका मतलब इंफ्रारेड रीजन में ये देखी जा सकती हैं, ऑब्जर्व होती हैं। ओके, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल में वापस आते हैं किसी दूसरे हायर एनर्जी लेवल के से, तो उसको हम ब्रैकेट सीरीज की लाइंस, स्पेक्ट्रम लाइंस बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फिफ्थ एनर्जी लेवल में आते हैं किसी हायर एनर्जी लेवल से, तो उसको हम लोग फंड सीरीज की स्पेक्ट्रम लाइंस बोलते हैं। ओके, आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो अब जानते हैं ये जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइंस हैं इनके लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिफरेंट होगी। तो वो हम एक एक करके सबका स्टडी कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहां पर देखो, ये लाइमन सीरीज,
तो जो फर्स्ट सीरीज था वो लाइमन था, और उसके लिए जो वेवलेंथ के लिए फार्मूला हो जाएगा 1/लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, n2, यहां पर n2 क्या होगा, देखो लाइमन सीरीज में हमने बताया था कि एनर्जी लेवल 1 में वापस आ रहे हैं फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, तो इसके लिए मिनिमम जो हायर एनर्जी होगा लेवल होगा वो कौन सा होगा, 2 होगा, 2 से वापस आएगा ना, तो इसलिए n2 की वैल्यू क्या होगी 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन इनफाइनाइट तक हो सकती है ये। ओके, और ये यूवी रीजन में मतलब ऑब्जर्व होगा, और इन जो रेडिएशंस आएंगे, जो वेवलेंथ आएगी जो रेडिएशंस की, वो होगी 920 से 1200 एंगस्ट्रॉम होगी। सिमिलरली इसके बाद हम लोग बामर सीरीज के बारे में बात करते हैं। बामर सीरीज में क्या है कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी, अब यहां पर देखो स्लाइडली ये चेंज, ये डिफरेंट, वेट 1 मिनट, तो इसके लिए जो होगा बामर सीरीज के लिए, तो 1/लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और इसको n2 के लिए क्या वैल्यू होगी, मिनिमम 3 होगी, क्योंकि 2 तो यहाँ इंक्लूड कर लिया, यानी कि सेकंड में तो वापस आ ही रहा है, तो ये जब भी वापस आएगा तो कम से कम 3 से थर्ड एनर्जी लेवल से वापस आएगा, या 4th से 5th से या कहीं से, तो इसलिए n2 की वैल्यू डिफरेंट होगी, 1 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये जो बामर सीरीज थी, ये पहली स्पेक्ट्रम लाइन की सीरीज थी जो कि विजिबल हुई, और ये वैल्यूज इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 4000 टू 500 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, नेक्स्ट जो सीरीज है वो है पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, यार हम यहां पर वेवलेंथ निकाल रहे हैं, तो वेवलेंथ जो होगा वो r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहां के लिए n2 की वैल्यू कितनी होगी, यहां 3 ले लिया तो कम से कम 4 होगा, 5 होगा, 6, यानी कि 5th 6th 7th एनर्जी लेवल से ये थर्ड में वापस आएंगी। सेकंड 1 से कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वहां से एब्जॉर्ब एनर्जी करके तब यहां पर आएंगी। तो लेकिन हमें जो ये स्पेक्ट्रम लाइंस है वो ड्यू टू इमिशन ऑफ एनर्जी हम स्टडी कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो स्पेक्ट्रम लाइंस हैं वो इमिशन की वजह से शो हो रही हैं। ओके, ये जो ऑब्जर्व होंगी ये इंफ्रारेड रीजन में ऑब्जर्व होंगी, इनके जो वेवलेंथ हो जाएंगे रेडिएशन के वो 9500 टू 18750 एंगस्ट्रॉम तक होंगे। ओके, नेक्स्ट जो है वो ब्रैकेट सीरीज है। ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होगा, ये 4th एनर्जी लेवल में वापस आ रही थी, तो इसके लिए जो मिनिमम n2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी 5 6 7, यानी कि आप देख क्या रहे हो शुरुआत से अभी तक कि एक ही फार्मूला है 1/लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर में कर दूं यहां पर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये अलग अलग सीरीज के लिए सेम वैल्यू हो जा रहा है, बस चेंज कहां पर हो रहा है कि जैसे मान लो कि लाइमन में 1 एनर्जी फर्स्ट एनर्जी लेवल में वापस आते थे, तो वहां पर हमने यहां पर 1 कर दिया था। बामर में क्या हुआ कि सेकंड एनर्जी लेवल में आए, तो हमने सेकंड में एनर्जी लेवल में इसको यहां पर कर दिया बामर के बाद। फिर पास्चन सीरीज आई, पास्चन सीरीज में आने के बाद क्या हुआ, ये थर्ड में आई तो हमने यहां पर 3 कर दिया। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट में आई, तो ब्रैकेट में आने के बाद ये 4th एनर्जी लेवल में हो गया। ठीक इसी तरह नेक्स्ट जो आएगा वो फंड सीरीज आएगा, तो वहां के लिए हम यहाँ पे 5 वैल्यू रखेंगे, तो ये 5 करेंगे और ये n2 होगा। अब ये n2 की वैल्यू इस n1 से 1 ग्रेटर है हमेशा, मिनिमम वैल्यू, जैसे n1 की वैल्यू 1 है तो n2 2 से सीरीज स्टार्ट होगा, 2 3 4 से। अगर n1 2 से स्टार्ट है तो ये 3 4 5 से स्टार्ट होगा, इस तरह होगा। n1 की 3 है तो फिर n2 क्या हो जाएगा, वो 4 5 6 इस तरह होता चला जाएगा। ओके, ये देखो लास्ट फंड सीरीज, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में मतलब ऑब्जर्व होगा, और इसके जो वेवलेंथ होगी वो 37,800 टू 75,000 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो और लाइक करो। ओके, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।